तो आज हम क्लास 9 की हिंदी बुक की चैप्टर क्या लिखूं का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमें सबसे अधिक उपयुक्त यानी सबसे अधिक सही जो हमें लग रहा है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और फिर कारण भी बताने हैं कि हमें वही ऑप्शन सबसे अधिक उपयुक्त या सही क्यों लग रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जैसे हैट टांगने के लिए हम खूंटी का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे मेन वस्तु हैट है, हमें हैट पे अधिक ध्यान देना है। कोई भी खूंटी काम में आ सकता है, लेकिन हैट अधिक महत्वपूर्ण है। और इस उदाहरण में हैट और खूंटी के उदाहरण में हैट का प्रयोग किया गया है लेखक की भावना की ओर संकेत करने के लिए, यानी जो हैट जो कि प्रधान वस्तु है उसका उपयोग किया गया है लेखक की भावना की ओर संकेत करने का। इसका सीधा अर्थ है कि इस लेख में लेखक की भावना को और इस उदाहरण द्वारा लेखक की भावना को अधिक महत्व देना ही उद्देश्य है। इसीलिए हमारा आंसर होगा खूंटी और हैट के उदाहरण में हैट की प्रधानता होती है। यहाँ खूंटी लेख के विषय तथा हैट लेखक के भावना की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किया गया है। अतः इस उदाहरण का उद्देश्य लेखक की भावना को प्रधानता देना है। दूसरा क्वेश्चन है, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। मॉन्टेन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है। मॉन्टेन जो कि स्वयं एक लेखक थे, उनके द्वारा बताए गए लेख लिखने के नियम बताए गए। मॉन्टेन के द्वारा लेख लिखने के दूसरा क्वेश्चन है, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। मॉन्टेन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है। मॉन्टेन जो कि स्वयं एक लेखक है, उन्होंने बताया है लेख लिखने की कुछ पद्धति नियम। तो उस पद्धति के अनुसार मॉन्टेन की जो पद्धति है या लेख लिखने के नियम है, उसके अनुसार लेखक की सच्ची अनुभूति यानी अनुभव ज़्यादा ज़रूरी है, उसका उल्लास ज़्यादा ज़रूरी है, न कि अन्य नियमों पर अधिक जोर देना। अगर मॉन्टेन की पद्धति कोई अपनाता है तो उससे वह स्वतंत्र हो जाता है कि वह अपनी अनुभव के आधार पर जिस तरह से उसने अनुभव किया उस तरह से वह लिख सकता है, उसे कोई खास नियमों पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मॉन्टेन की पद्धति कोई भी अपनाता है तो उसका सीधा एम रहता है, लक्ष्य रहता है कि वह अपने अनुभव के आधार पर फ्री होकर लिख सके। तो लेखक ने भी मॉन्टेन की निबंध पद्धति अपनाई है, तो लेखक का भी यही उद्देश्य होगा। तो कारण में हम लिखेंगे कि मॉन्टेन की निबंध पद्धति कठिन नियमों को अपनाने पर जोर नहीं देता, बल्कि असली जिंदगी के अनुभवों को आज़ादी से लिखने पर जोर देता है। अतः लेखक अपने अनुभव को स्वच्छंद रूप से लिख सकता है, क्योंकि लेखक ने भी मॉन्टेन की निबंध पद्धति अपनाने पे जोर दिया है। तो इसका अर्थ है कि लेखक का भी उद्देश्य था कि वह अपने अनुभव के आधार पर स्वच्छंद रूप से लिख सके। तो इसलिए हमारा आंसर होगा घ, अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तरुणों के लिए भविष्य उज्ज्वल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद, यह तुलना किस पर आधारित है। पाठ में जैसा कि बताया गया है कि तरुण अर्थात जो यंग पीपल, जो बहुत यंग है अभी, उनके लिए हमेशा वे सोचते हैं कि भविष्य ही अधिक अच्छा है, वर्तमान की तुलना में अधिक उज्जवल है। जबकि वृद्ध जो रहते हैं, जो भी बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध का अर्थ है बूढ़ा आदमी, जो भी बूढ़े हो गए हैं, जो भी वृद्ध हो गए हैं, उन्हें हमेशा आप देखेंगे कि वो अतीत के बारे में सोचते हैं, उन्हें अतीत ही सुखद प्रतीत होता है। तो आपको बताना है दोनों ने वर्तमान से, एक ने जैसे तरुण ने वर्तमान से भविष्य की तुलना की है, तरुणों ने वर्तमान की तुलना भविष्य से की है और वृद्धों ने वर्तमान की तुलना अतीत से की है, और इसलिए दोनों असंतुष्ट हैं। आपको यहाँ बताना है कि तरुण ने किस आधार पर
वर्तमान की तुलना भविष्य से की है और वृद्धों ने किस आधार या कारण से वर्तमान की तुलना अपने अतीत से की है। तो क्या होता है कि जो तरुण है, जो यंग पीपल है, उन्हें हमेशा लगता है कि भविष्य अधिक उज्जवल होगा, भविष्य में उनकी अभिलाषाएं पूरी होंगी, तो इसलिए उन्होंने अभिलाषा के आधार पर अपने वर्तमान की तुलना भविष्य से की है। दूसरी ओर वृद्धों के पास उन्होंने अतीत का अनुभव लिया है और जिस समय का अनुभव आप एक बार ले चुके हैं वही समय फिर से जीना आपके लिए अधिक आसान हो जाएगा। तो वृद्धों ने अनुभव ले रखा है अपने अतीत का, इसलिए उन्हें अतीत में जीना अधिक आसान लगता है और वो हमेशा चाहते हैं कि वर्तमान में ही अतीत आ जाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि तरुणों के द्वारा की गई तुलना का आधार जो है वो अभिलाषा है, उनकी अभिलाषा, इच्छा है। दूसरी ओर जो वृद्धों के द्वारा तुलना की गई है उसका आधार उनका अनुभव है। ये आधार अर्थात यहाँ पे कारण, उसका कारण जो है उनका अनुभव है। तो इसलिए हम लिखेंगे, कारण में हम लिखेंगे, पहले तो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे नंबर घ, अभिलाषा और अनुभव। फिर कारण हम लिखेंगे कि तरुण अपने भविष्य से अभी दूर हैं और दूर के ढोल सुहावने होते हैं। उन्हें लगता है कि आने वाला समय वर्तमान की तुलना में आसान होंगे, इसलिए उनकी अभिलाषा भविष्य में ही पूरे हो सकते हैं। वृद्धा ने अपने अतीत का अनुभव किया हुआ है, इस अनुभव शक्ति के कारण उन्हें अतीत में रहना आसान लगता है। अतः तरुणों का तुलना का आधार अभिलाषा और वृद्धों की तुलना का आधार उनका अनुभव है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। तो इसका उत्तर होगा नंबर ख, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए। क्वेश्चन में क्या है, पूछ रहा है कि निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। तो हुआ यह है कि यह जो हमारा निबंध है क्या लिखूं, उसमें लेखक ने एक दूसरे लेखक अमीर खुसरो की किसी कहानी का उल्लेख किया है। तो आपको ये बताने हैं कि हमारे लेखक ने अमीर खुसरो की किसी कहानी का उल्लेख इस पाठ में क्यों किया है, किस संदर्भ में किया है, संदर्भ का अर्थात किस लिए किया है। तो हुआ यह था कि अमीर खुसरो जो एक लेखक थे और कवि भी थे, वे उस अमीर खुसरो जी ने अपने किसी एक कविता में 4 अलग अलग विषयों पर, जो कि कम्प्लीटली अलग अलग विषय थे, जैसे खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल, इन 4 अलग अलग विषयों को उन्होंने एक ही कविता में जोड़ दिया था। अब लेखक भी चाह रहा है यहाँ पर कि 2 अलग निबंध जो उन्हें लिखने हैं वे कुछ ऐसा लिखे कि दोनों अलग विषय हैं, लेकिन दोनों को जोड़कर वे एक ही निबंध में प्रयोग करना चाहते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं। ऐसी प्रतिभा जिसमें 2 अलग विषयों को उन्होंने एक ही निबंध में प्रयोग किया हो। तो इस तरह से अमीर खुसरो से उन्होंने यह सीखा कि कैसे 2 अलग विषयों को भी एक ही निबंध में लिखा जा सकता है। तो इसका कारण हमें देना पड़ेगा कि अमीर खुसरो ने एक ही कविता में 4 अलग अलग विषयों को जोड़ दिया था। इसी तरह लेखक भी अपने एक ही निबंध में 2 अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़ने की अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किया है अपने निबंध में। निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है। अब आपको बताना है कि इस निबंध में, जिसका नाम है क्या लिखूं, इसमें कहीं पे समाज सुधार शब्द का प्रयोग किया गया है, वह किस संदर्भ में, किस लिए कहा गया है। होता ये है कि पहले आप ऑप्शन चूज करिए। तो ऑप्शन है नंबर क, सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। होता ये है कि अभी आज के समय में किसी समस्या को सुलझाने के लिए आप जिस तरीके का उपयोग करेंगे वह तरीका और या जिस सुधार का जो सुधार आप लाएंगे वह सुधार हो सकता है कि फ्यूचर में फिर उपयुक्त ना लगे, सही नहीं लगे, फ्यूचर में वही फिर दोष बन जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे सुधार थे जो कि हमारे पास्ट में किए गए, लेकिन आज वो
कुछ काम के नहीं रहे तो फिर उनमें पुनः सुधार की आवश्यकता होती है, फिर से सुधार की जाती है। और इस तरह से आप देखेंगे हमेशा सुधार की आवश्यकता बनी ही रहती है। तो वहीं आपको कारण लिखने हैं कि सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। आपने जो सेलेक्ट किया है कि सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, तो क्या सोच के आपने सेलेक्ट किया ये ऑप्शन, वो भी आपको लिखने हैं। तो कारण है कि समय के साथ आवश्यकताओं में भी बदलाव आता है, इसलिए जो कल सुधार थे वे वर्तमान स्थिति के अनुसार दोष बन जाते हैं। उन दोषों को दूर करने के लिए फिर से नए सुधार की आवश्यकता होती है और इस प्रकार निरंतर हर युग में सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको बताने हैं कि एजी गार्डिनर जो एक लेखक थे उसके बारे में हमारे निबंध क्या लिखूं में हमारे लेखक ने भी उनके बारे में उल्लेख किया है और उनके विचार के बारे में भी हमारे लेखक ने उल्लेख किया है। और लेखक ने अपने विचारों के बारे में भी लिखा है उसी क्या लिखूं निबंध में। तो आपको अब वह निबंध पढ़ के ये बताना है कि एजी गार्डिनर और लेखक के विचारों में निबंध लेख को लेकर क्या अंतर है। तो पहले हम देखते हैं, एजी गार्डिनर के अनुसार किसी विषय पर लिखने के लिए एक विशेष मानसिक अवस्था की आवश्यकता होती है। एजी गार्डिनर जो एक लेखक थे उनका कहना था कि अगर आपको किसी भी विषय पर लिखनी है तो कुछ भी लिखने के लिए एक विशेष मानसिक अवस्था की आवश्यकता होती है। अगर आप उस मानसिक अवस्था में हैं, उस मेंटली उस सिचुएशन में है, लिखने की सिचुएशन में है, तो आप किसी भी विषय पे लिख सकते हैं बिना किसी परिश्रम के। आपको कोई खास परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी एडी गार्डिनर ने लेखक के मानसिक अवस्था पर अधिक जोर दिया है, जबकि दूसरी ओर हमारे जो लेखक हैं क्या लिखूं के जो लेखक है उनका कहना है कि किसी विषय पर लिखने के लिए कोई विशेष मानसिक अवस्था की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जिस विषय पर आपको लिखने हैं उस विषय की आपको अनुभव होनी चाहिए। उस विषय पे आपको सोचना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा और थोड़ी बहुत परिश्रम भी करनी पड़ेगी। तो हमारा उत्तर है कि एजी गार्डिनर के अनुसार किसी विषय पर लिखने के लिए एक विशेष मानसिक अवस्था की आवश्यकता होती है। अगर लेखक उस मानसिक अवस्था में है तो उसे किसी भी विषय पर लिखने में खास परिश्रम नहीं करनी पड़ती है। दूसरी ओर स्वयं लेखक का कहना है कि किसी विषय पर लिखने के लिए कोई विशेष मानसिक अवस्था की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि लिखे जाने वाले विषय का अनुभव लेना पड़ता है। उस विषय पर सोचने, चिंता करने और परिश्रम करने की ज़रूरत होती है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि वृद्ध जो अर्थात बूढ़े और तरुण जो अभी यंग है, तरुण का अर्थ होता है यंग पीपल, वे दोनों ही वर्तमान समय अर्थात अभी प्रेजेंट के टाइम से असंतुष्ट हैं। वे दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं है अपने वर्तमान के समय से। तो आपको बताना है कि और दोनों के कारण अलग है, वर्तमान से असंतुष्ट रहने के कारण दोनों के लिए अलग है। तो आपको बताने हैं कि आपके विचार से वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से क्यों असंतुष्ट है, आपको ये बताना है। तो आंसर है कि तरुण सोचते हैं कि भविष्य में स्थिति वर्तमान की तुलना में बेहतर, आसान और उज्जवल होगा। अपने इसी तुलनात्मक विचार के कारण वे वर्तमान से असंतुष्ट हैं। वृद्ध अपने बाल्यावस्था और तरुणावस्था के दौरान अतीत का अनुभव कर चुके हैं, इसलिए उन्हें अतीत में जीना आसान लगता है और वे वर्तमान से असंतुष्ट हैं। कहने का अर्थ ये है कि तरुण जो होते हैं, जो यंग पीपल हैं, उन्होंने अभी भविष्य नहीं देखा है। उन्हें लगता है कि भविष्य ज़्यादा बेहतर होगा, भविष्य में कुछ भी उनकी कोई भी अभिलाषा, इच्छा आसानी से पूरी हो जाएगी और इसलिए वे अपने भविष्य अर्थात फ्यूचर की तुलना अपने वर्तमान से करते हैं और उन्हें लगता है कि भविष्य वो अधिक उज्जवल होगा और इसलिए वे अपने वर्तमान समय से असंतुष्ट हैं। दूसरी ओर
वृद्ध उन्होंने अपने अतीत अर्थात अपने पास्ट को उन्होंने जिया हुआ है, ऑलरेडी पहले उन्होंने अपने अतीत का अनुभव किया हुआ है, और एक बार किसी भी समय का अनुभव कर लेने से फिर से उसी समय में जीना हमें ज़्यादा आसान लगता है। इसीलिए वृद्धों को जिनकी बाल्यावस्था अर्थात चाइल्डहुड और तरुणावस्था अर्थात उनके यंग एज के समय चले गए हैं, उन्हें लगता है कि अतीत का समय फिर से आ जाए और वर्तमान में उनके अतीत का समय पास्ट का टाइम आ जाए, जिससे उनके लिए जीना आसान हो जाएगा। इसलिए वे वर्तमान से असंतुष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती है? उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाइयाँ आई? इस लेख में दो कैरेक्टर हैं, वैसे तो 3 कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर लेखक स्वयं है, लेकिन और भी 2 कैरेक्टर्स हैं जैसे नमिता और अमिता। तो नमिता और अमिता लेखक के पास आती है और वो दोनों किसी सर्टेन विषय पे निबंध लिखवाना चाहती है लेखक से। तो आपको बताना है कि उन्होंने जिस भी विषय पर निबंध जिस भी विषय पर निबंध लिखवाना चाहती है उस विषय पर निबंध लिखने समय में लेखक को क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या प्रॉब्लम आई, आपको वो लिखना है। तो आंसर है कि नमिता और अमिता क्रमशः दूर के ढोल सुहावने होते हैं तथा समाज सुधार जैसी गंभीर विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती है। यहाँ क्रमशः का अर्थ है कि अगर मैंने नमिता पहले लिखा है और फिर दूर के ढोल सुहावने पहले लिखे हैं विषय के रूप में, तो नमिता के निबंध हो गए दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तथा उसके बाद मैंने अमिता का नाम लिखा है तो अमिता के हो गए, अमिता दूसरे नंबर पे है तो अमिता के लिए हो गए समाज सुधार जैसी गंभीर विषय। तो यहाँ पे है कि नमिता और अमिता क्रमशः दूर के ढोल सुहावने होते हैं तथा समाज सुधार जैसी गंभीर विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती है। लेखक के पास इन विषयों पर अनुभव और विचारों की कमी है। इन विषयों पर उनके पास उचित सामग्री भी नहीं है, इसलिए उन्हें इन विषयों पर निबंध लिखने के लिए अच्छी रूपरेखा तय करने, शैली का चुनाव करने तथा रोचक ढंग से इन्हें प्रस्तुत करने की कठिनाइयाँ आ रही है। अभी क्या है कि लेखक अपने अनुभव के आधार पर लिखने का आदी है, उसे आदत है कि वह अपने अनुभव के आधार पर लिखता है, लेकिन लेखक को इन 2 विषयों पर, जिन 2 विषयों पर नमिता और अमिता उनसे लेख लिखवाना चाहती है, उन 2 विषयों पर लेखक को कोई अनुभव नहीं है, साथ ही उनके पास कोई उचित सामग्री भी नहीं है। उचित सामग्री का यहाँ पर अर्थ है कि कोई ऐसा ग्रंथ, ऐसा बुक जिसे पढ़कर इन 2 विषयों पर वह ज्ञान अर्जित कर सके, लेखक ज्ञान अर्जित कर सके, ऐसी कोई उचित सामग्री, ऐसी कोई बुक भी उनके पास नहीं है। इसलिए अगर उनके पास ऐसी सामग्री होती तो वो वहाँ से पढ़ के भी कुछ इन 2 विषयों पर कुछ नॉलेज गेन करते और फिर उस आधार पे वे निबंध लिख देते, लेकिन उनके पास ऐसी कोई उचित सामग्री भी नहीं है। अब इसलिए उन्हें इन विषयों पर निबंध लिखने के लिए अच्छी रूपरेखा तैयार करने, अब उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कैसे लिखना चाहिए, इसलिए वे अपने निबंध लिखने के लिए अच्छी रूपरेखा भी नहीं तय कर पा रहे हैं। निबंध की रूपरेखा का अर्थ है कि जब आप निबंध लिखते हैं तो पहले आप प्रस्तावना यानी पहला पैराग्राफ प्रस्तावना या भूमिका लिखते हैं, उसके बाद आप उसका मुख्य भाग सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं, उसके बाद आप कंक्लूज़न अर्थात निष्कर्ष लिखते हैं। तो इसी को रूपरेखा तैयार करना बोलते हैं। इस सब के बारे में निबंध लिखने से पहले सोच लेने को निबंध की रूपरेखा तय करना बोलते हैं। लेकिन लेखक को लिखना क्या है उस विषय में कोई अनुभव नहीं है और इसलिए लेखक अपने निबंध के लिए रूपरेखा तैयार करने में भी अभी कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसे अपने निबंध के लिए शैली का चुनाव करने अर्थात किस लैंग्वेज में वो भाषा जो यूज़ करेगा, तो सरल भाषा, कैसे वर्ड क्या यूज़ करने चाहिए कि क्या प्रयोग करने चाहिए, कैसे वर्ड कैसे सेंटेंस उसे प्रयोग करने चाहिए कि पाठक यानी रीडर जो होता है वो आसानी से समझ सके, उस बारे में भी ये तय करने में भी लेखक को थोड़ी कठिनाइयाँ आ रही है। साथ ही रोचक ढंग से उसे अपने निबंध लिखने में भी कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि कैसे रोचक ढंग से लिखे यानी कैसे इंटरेस्टिंग वे में लिखे। तो ये सब कठिनाइयाँ लेखक को आ रही है क्योंकि लेखक के पास इन विषयों का अनुभव नहीं है।
तो इसका आंसर होगा नमिता और अमिता क्रमशः दूर के ढोल सुहावने होते हैं तथा समाज सुधार जैसी गंभीर विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती है। लेखक के पास इन विषयों पर अनुभव और विचारों की कमी है। इन विषयों पर उनके पास उचित सामग्री भी नहीं है, इसलिए उन्हें इन विषयों पर निबंध लिखने के लिए अच्छी रूपरेखा तय करने, शैली का चुनाव करने तथा रोचक ढंग से इन्हें प्रस्तुत करने की कठिनाइयाँ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन कौन सी युक्तियाँ सुझाई हैं? आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं? अब यहाँ पे पहले तो बता दिया गया है कि निबंध शास्त्र के जो आचार्य होते हैं उन्होंने पहले से ही कुछ नियम, युक्तियाँ का अर्थात कुछ नियम तरीके बता रखे हैं कि अगर आपको एक आदर्श निबंध, अच्छा आदर्श निबंध का अर्थ है कि एक अच्छा निबंध लिखना है तो क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं। पहले से ही बहुत सारे निबंध शास्त्र के आचार्यों ने ऐसी बहुत सारी युक्तियाँ बता रखी हैं। पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसी भी विषय पर जब निबंध लिखते हैं तो आप किस तरह की तैयारी करते हैं, आपको उस बारे में लिखना है। तो निबंध शास्त्र के आचार्य ने आदर्श निबंध, अच्छा पहले आपको ये भी बताने हैं कि निबंध शास्त्र के आचार्यों ने जो आदर्श निबंध लिखने के लिए युक्तियाँ बताई है वे युक्तियाँ भी आपको लिखना है और उसके बाद आपको आप क्या तैयारी करते हैं निबंध लिखने से पहले वो भी लिखने हैं। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है और आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, इसीलिए दोनों क्वेश्चन के आंसर के बीच में एक आप एक लाइन छोड़ेंगे, यानी 2 पैराग्राफ में आप आंसर लिखेंगे। तो पहला पैराग्राफ और क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कई युक्तियाँ सुझाई है। उनके अनुसार निबंध छोटा होना चाहिए। जब भी आप निबंध लिख रहे हैं तो उसमें आपको वर्ड लिमिट होना चाहिए, यानी निबंध छोटा होना चाहिए, बहुत अधिक बड़ा निबंध नहीं लिखना चाहिए निबंध शास्त्र के आचार्यों के अनुसार। निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। रूपरेखा अर्थात आपको पहले पैराग्राफ में प्रस्तावना या भूमिका के रूप में क्या लिखना है, फिर दूसरे पैराग्राफ में अर्थात मुख्य भाग में क्या लिखना है, और फिर कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष आपको क्या लिखने हैं आपके निबंध के लिए, ये सब आपको पहले ही तय कर लेनी चाहिए। इसे ही रूपरेखा बनाना कहते हैं। भाषा की शैली निश्चित कर लेनी चाहिए कि आप किस तरह के भाषा का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा आप भाषा में प्रवाह भी, आपके भाषा में प्रवाह भी होनी चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हो पर एक दूसरे से संबद्ध हो। भाषा में प्रवाह का अर्थ है कि एक फ्लो होनी चाहिए, और अगर आप एक फ्लो चाहते हैं अपने निबंध में तो आपको वाक्य छोटे छोटे रखने पड़ेंगे। वाक्य अर्थात सेंटेंस, और सभी वाक्य एक दूसरे से रिलेटेड, संबद्ध अर्थात रिलेटेड भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी आवश्यक रूप से करना है जहाँ भी आवश्यकता हो। तो पहले पैराग्राफ में हम क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर लिखेंगे जो इस प्रकार है कि निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने के लिए कई युक्तियाँ सुझाई हैं। उनके अनुसार निबंध छोटा होना चाहिए। निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। भाषा की शैली निश्चित कर लेनी चाहिए। भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे पर एक दूसरे से संबद्ध हो। अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी आवश्यक है। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था जहाँ पे आपको यह लिखना है कि आप अगर निबंध लिखने के लिए बैठेंगे तो निबंध लिखने से पहले आप क्या क्या तैयारी करेंगे। तो इसका आंसर है कि मैं किसी विषय पर निबंध लिखने से पहले उस विषय को समझकर उसकी एक रूपरेखा अर्थात पहला पार्ट प्रस्तावना, उसके बाद मुख्य भाग और निष्कर्ष तय कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या लिखना है। फिर उसे सरल भाषा में लिखूँगा। सरल भाषा में आसान लैंग्वेज में, जो वर्ड आसान यूज़ करेंगे, जो किसी भी पाठक यानी रीडर के समझ में आ जाए। तो दूसरे पार्ट का आंसर होगा मैं किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले उस विषय को समझकर उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेता हूँ, फिर सरल भाषा में निबंध लिखता हूँ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है नंबर 5। मॉन्टेन ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंध में लिपिबद्ध कर दिया।
निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है। तो यहाँ पे पहले तो बता दिया गया है कि मॉन्टेन जो एक लेखक थे, उनका उल्लेख क्या लिखूं निबंध में किया गया है। तो उनका उल्लेख करते हुए कहा गया है, हमारे लेखक द्वारा कहा गया है कि मॉन्टेन जो कुछ देखते थे, सुनते थे और अनुभव करते थे, उसी आधार पर वे अपने निबंध को लिखते थे। लिपिबद्ध कर देना मतलब लिख देना। लिपि मीन्स होता है स्क्रिप्ट, तो बद्ध मीन्स यहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज़ करके कुछ लिखना। तो मॉन्टेन जो भी देखते, सुनते और अनुभव करते, उसको अपने अनुसार से वे लिख देते थे। निबंध लिखने के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है। अब आपको लिखना है यहाँ पे आंसर के रूप में कि निबंध लिखने के लिए जब भी आप निबंध लिखते हैं, तो अगर आप जिस विषय पर लिखना चाहते हैं उसे आपने देखा है, सुना है और उसका स्वयं अनुभव किया है, तब अगर आप लिखते हैं अपने देखे, सुने और अनुभव के आधार पर, तो उससे आपके निबंध में क्या प्रभाव आता है, उससे निबंध की उपयोगिता कैसे बढ़ जाती है, ये आपको लिखना है। तो हमारा आंसर है, निबंध लेखन में देखने, सुनने और अनुभव करने से लेखन में पूरी सच्चाई आती है। लिखे गए विषय सीधे और सरल हो जाते हैं, जिसे समझना पाठकों के लिए आसान हो जाता है। तो ऐसा होता है कि जो भी आपने देखा, सुना और स्वयं अनुभव किया है, उसके बारे में आप पूरी सच्चाई से लिख सकते हैं, क्योंकि लिखते समय आप कोई भी अपनी कल्पना या इमेजिनेशन नहीं लिखेंगे, बल्कि आप सच्ची बात लिखेंगे। और कोई भी सच्ची बात जो होती है वो किसी के समझ में बहुत ही सीधे तरीके से, बहुत ही सरल अर्थात आसानी से आ जाती है, और पाठकों को वो समझना आसान, पाठक अर्थात रीडर्स को वो समझना आसान लगता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर इस पाठ के लिए पूरा हुआ। अगर आप किसी अन्य चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।